वालेकुम एवरीवन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एआरटिक डायसेक्शन। एआरटिक डायसेक्शन नाम से पता चल रहा है कि ये पैथोलॉजी इन्वॉल्व कर रही होगी एआर्टा को। इसमें क्या होता है बेसिकली, एआर्टा की जो इंटीमल लेयर होता है वहाँ पे किसी न किसी काज की वजह से टेयर आ जाता है, जिसकी वजह से जो एआर्टा के अंदर हाई प्रेशर ब्लड होता है वो इंटर होना शुरू होता है मीडिया में, और मीडिया में एक चैनल बना देता है जहाँ पे ब्लड अक्यूमुलेट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एआर्टिक डायसेक्शन। अगर हम तस्वीर की मदद से समझें तो देखें कि ये एआर्टा है, जिसमें क्या हो रहा है कि एक इंटीमल टेयर बना है, जिसकी वजह से वो हाई प्रेशर ब्लड इंटर हो गया है मीडिया में, और वो मीडिया में इंटर होने के बाद एक चैनल बना रहा है। वो चैनल पीछे हार्ट की तरफ भी जा सकता है और आगे डिसेंडिंग एआर्टा की तरफ भी जा सकता है। और ये जो मेनली चैनल या एआर्टिक डायसेक्शन बनती है, ये बनती है आउटर पोर्शन ऑफ द मीडिया में, वो पोर्शन जो कि एडवेंटिशा से करीब होता है। और इसी वजह से इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो मोस्टली डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती है, वो मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें इसके रिस्क फैक्टर्स की, तो क्या होता है एआर्टिक डायसेक्शन में सर्टेन रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हो गए, आर्ट्रोजेनिक और प्रेगनेंसी। अगर एज 40 टू 60 के बीच में है तो जो मेजर रिस्क फैक्टर होता है वो होता है हाइपरटेंशन। और अगर यंगर एज में एआर्टिक डायसेक्शन हो रही हो तो उसमें जो मेजर रिस्क फैक्टर होता है वो कोई ना कोई कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होता है, जैसे मार्फन सिंड्रोम हो गया। आइट्रोजेनिक में कुछ जैसे कैथेटराइजेशन होती है, डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक कैथेटराइजेशन, उसमें भी एआर्टिक डायसेक्शन के चांसेस होते हैं। प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से एआर्टिक डायसेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर हम बात करें पैथोजेनेसिस की, तो पैथोजेनेसिस को समझने के लिए हम कंसीडर करेंगे कि जो मेजर काज है हाइपरटेंशन, उसमें कुछ चेंजेस आ जाती हैं मीडिया में, जिसको हम बोलते हैं सिस्टिक मीडियल डिजनरेशन। जिसमें क्या होता है कि जो उसके मीडिया के इलास्टिक फाइबर्स हैं उनकी फ्रेगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है। उसमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है, वो म्यूकाइड बन जाता है। उसके अलावा स्मूथ मसल सेल्स जो होते हैं वो लॉस होना शुरू हो जाते हैं, वो कम होना शुरू हो जाते हैं। ये हाइपरटेंशन में चेंजेस आती हैं। और उसके अलावा करेक्टरिस्टिक फीचर होती है कि इसमें इन्फ्लामेशन एब्सेंट होती है। ये करेक्टरिस्टिक फ़ीचर होती है एआर्टिक डायसेक्शन की, मेनली अगर वो हाइपरटेंशन की वजह से हो रही हो। देखो, अगर हाइपरटेंशन होगा और ये चेंजेस होंगी तो क्या होगा, जैसे ही किसी न किसी काज की वजह से इंटीमल लेयर में टेयर आएगा तो वो क्या करेगा, वो उस मीडिया में जो कि एक वीक वाल बन चुकी है इन चेंजेस की वजह से, उसमें इंटर होकर एक चैनल बनाएगा, जिसकी वजह से ये एआर्टिक डायसेक्शन बेसिकली होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है दैट इज़ कॉल्ड डबल बैरल्ड एआर्टा। डबल बैरल्ड एआर्टा तब बोलेंगे जब वो एक एआर्टिक डायसेक्शन वाला हेमाटोमा फिर री इंटर हो जाए, और री इंटर होके फिर एआर्टा में इंटर हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं डबल बैरल्ड एआर्टा। अगर मैं इस तस्वीर में आपको समझाऊं तो पहले जो एंट्री का जो इंटीमल टियर था वो यहाँ पे बना था, जिसकी वजह से ये एक चैनल बना था। अब ये चैनल में जो ब्लड था, उस ब्लड ने फिर दूसरी बार यहाँ पे भी एक टेयर बना दिया, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये ब्लड यहाँ पे आने के बाद फिर ल्यूमन में एंटर हो रहा है। तो ओवरऑल क्या बन गए, दो ल्यूमन बन गए, एक ट्रू ल्यूमन और दूसरा फॉल्स ल्यूमन बन गए। इन दो ल्यूमन वाली एआर्टा को हम बोलते हैं डबल बैरल्ड एआर्टा। अब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो दो किस्म की क्लासिफिकेशन होती है एआर्टिक डायसेक्शन की। एक होती है स्टैनफोर्ड, दूसरी होती है डीबीके। स्टैनफोर्ड के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है टाइप ए, दूसरा होता है टाइप बी। अगर मैं आपको तस्वीर में समझाऊं तो ये रही तस्वीर। इसमें क्या है कि जो टाइप ए क्लासिफिकेशन है वो मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन है, और इसमें लाजमी है कि टाइप ए क्लासिफिकेशन में असेंडिंग एआर्टा का इन्वॉल्व होना लाजमी है। अब टाइप ए में या तो असेंडिंग एआर्टा जस्ट असेंडिंग एआर्टा ही इन्वॉल्व होगी, या तो असेंडिंग एआर्टा के साथ डिसेंडिंग एआर्टा भी इन्वॉल्व होगी। और जो टाइप बी क्लासिफिकेशन है उसमें क्या होता है, जस्ट डिसेंडिंग एआर्टा इन्वॉल्व होती है। और दूसरी जो क्लासिफिकेशन है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें डीबीके क्लासिफिकेशन में तीन टाइप्स होते हैं। फिर एक होता है टाइप 1, जिसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है
जो कि जस्ट असेंडिंग एआर्टा को इन्वॉल्व कर रहा होता है। तीसरा जो टाइप होता है वो जस्ट डिसेंडिंग एआर्टा को इन्वॉल्व कर रहा होता है। अब अगर हम बात करें क्लिनिकल फीचर्स की, तो क्लिनिकल फीचर्स में इसका एक ऐसा क्लिनिकल फीचर है जो कि आपको अगर क्वेश्चन में बीसीक्यू में आए तो आप इस एक क्लिनिकल फीचर के बेसिस पे ही समझ सकते हैं कि ये एआर्टिक डायसेक्शन का केस है। इसमें क्या होता है कि एक्सक्रूशिएटिंग एक सीवियर चेस्ट पेन होता है जो कि रेडिएट कर रहा होता है बैक की तरफ इन बिटवीन स्केपुला। अब अगर हम बात करें इसकी कॉम्प्लिकेशंस की, तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जिसकी वजह से डेथ हो रही होती है वो होता है रप्चर इस डायसेक्शन का। अब अगर ये रप्चर हार्ट की तरफ होगा तो क्या होगा, कार्डिक टेम्पोनेट बनेगा। और अगर ये थोरेसिक कैविटी में होता है तो जहाँ एब्डामन में होता है तो वहाँ पे मैसिव हेमरेज करा देगा और जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। उसके अलावा एआर्टिक डायसेक्शन की वजह से एआर्टिक रीगर की डिलीशन भी होती है। अब ये कॉम्प्लिकेशंस इस वजह से डेवलप होती हैं क्योंकि एआर्टिक डायसेक्शन मोस्टली जो इन्वॉल्व करती है मीडिया के उस लेयर को इन्वॉल्व करती है जो कि आउटर मोस्ट होता है, जो कि एडवेंटिशा के करीब होता है। तभी तो ये एआर्टिक डायसेक्शन जैसे ही एडवेंटिशा को क्रॉस करेगी तो मैसिव हेमरेज होगा और मैसिव हेमरेज की वजह से डेथ भी हो सकती है, रप्चर की वजह से, जो कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ है। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं।